सोचिए, एक ऐसी किताब है जिसे किसी देश का सर्वोच्च कानून माना जाता है। एक ऐसा दस्तावेज जो ये तय करता है कि 140 करोड़ लोग कैसे रहेंगे, मतलब उनके अधिकार क्या होंगे और सरकार कैसे चलेगी। बिल्कुल। और आमतौर पर ऐसे दस्तावेजों को बहुत पवित्र और अपरिवर्तनीय माना जाता है। मतलब उन्हें बदलना बहुत मुश्किल होता है। एग्जैक्टली जैसे अगर हम अमेरिकी संविधान को ही ले लें तो 250 सालों में उसे सिर्फ 27 बार बदला गया है। लेकिन लेकिन जब हम भारत के संविधान की बात करते हैं ना, तो पिछले 75 सालों में इसे 100 से भी ज्यादा बार बदला जा चुका है। हाँ, ये एक बहुत बड़ा नंबर है ना? तो अक्सर ये सवाल उठता है कि क्या इतनी बार बदला जाना इस बात का सबूत है कि शुरुआत में ही एक कमजोर दस्तावेज तैयार कर दिया गया था, या फिर ये दुनिया के सबसे बेहतरीन सर्वाइवल मैकेनिज्म का एक शानदार उदाहरण है। मैं कहूंगी कि ये सर्वाइवल मैकेनिज्म ही है, और आज की हमारी इस गहन चर्चा का विषय भी यही है। बिल्कुल। आज हम इस अध्ययन सामग्री और नोट्स के आधार पर इसी विषय की गहराई में उतरने वाले हैं। हम सिर्फ संशोधनों की कोई लंबी सी सूची या तारीखें नहीं रटने वाले हैं। हाँ, क्योंकि वो तो कोई भी किताब से पढ़ सकता है। आज हमारा मकसद ये समझना है कि जब जब देश में सत्ता, समाज या अर्थव्यवस्था के बड़े संकट आए, तो इस सर्वोच्च किताब ने खुद को कैसे ढाला। हम सिर्फ ये नहीं देखेंगे कि क्या बदला, बल्कि ये भी समझेंगे कि उन बदलावों के पीछे का कारण क्या था। तो चलिए इस कहानी के सबसे बुनियादी हिस्से से शुरू करते हैं। मैं सोच रहा था इससे पहले कि हम ये देखें कि संविधान में क्या बदला गया, ये समझना जरूरी है कि ये बदलाव कैसे होता है। मतलब आखिर इस पूरी प्रक्रिया का इंजन क्या है? इस बदलाव का इंजन है संविधान का अनुच्छेद 368 यानी आर्टिकल 368। अच्छा। हाँ, यह वो अनुच्छेद है जो संसद को संविधान में संशोधन करने की शक्ति देता है। लेकिन संविधान निर्माताओं ने यह शक्ति बहुत ही सोच समझकर और कुछ कड़ी शर्तों के साथ दी थी। मतलब उन्होंने इसे आसान नहीं रखा है? बिल्कुल नहीं। उन्होंने संशोधन की प्रक्रिया को 3 अलग-अलग श्रेणियों में बांटा। पहला है साधारण बहुमत, दूसरा है विशेष बहुमत, और तीसरा जो सबसे मुश्किल है, विशेष बहुमत के साथ साथ आधे से ज्यादा राज्यों की स्वीकृति। चलिए इसे थोड़ा और व्यवहारिक तरीके से समझते हैं। क्या हम संविधान को एक बहुत ही जटिल और बड़े ऑपरेटिंग सिस्टम की तरह देख सकते हैं? ऑपरेटिंग सिस्टम मतलब जैसे फोन या कंप्यूटर में होता है? हाँ, एग्जैक्टली। जैसे हमारे स्मार्टफोन में अपडेट्स आते हैं, अगर हम अनुच्छेद 368 को वो सॉफ्टवेयर अपडेट टूल मान लें, तो ये जो 3 अलग-अलग तरीके आपने बताए, वे कैसे काम करते हैं? अरे वाह, ये तुलना एकदम सटीक बैठती है। देखिए, मान लीजिए सरकार को किसी राज्य का नाम बदलना है या राज्यों की सीमाएं बदलनी है। ये एक बहुत ही बुनियादी बदलाव है, जैसे फोन में किसी ऐप का आइकन या थीम बदलना। राइट, छोटे-मोटे कॉस्मेटिक बदलाव। हाँ, तो इसके लिए सिर्फ साधारण बहुमत यानी सिंपल मेजॉरिटी की जरूरत होती है। मतलब संसद में उस दिन जितने सांसद मौजूद हैं, उनमें से आधे से ज्यादा अगर हाँ कह दें तो बदलाव हो जाएगा। ये काफी आसान प्रक्रिया है। ठीक है, ये तो हो गया छोटा अपडेट। लेकिन अगर मामला देश के नागरिकों के मौलिक अधिकारों का हो? यहीं पर मामला गंभीर हो जाता है। अगर आप ऑपरेटिंग सिस्टम के कोर कोड के साथ छेड़छाड़ कर रहे हैं ना, जैसे मौलिक अधिकारों या नीति निर्देशक तत्वों में बदलाव करना है, तो वहां साधारण बहुमत काम नहीं आएगा। वहां कुछ एक्स्ट्रा सिक्योरिटी चाहिए होगी। बिल्कुल, वहां विशेष बहुमत या स्पेशल मेजॉरिटी चाहिए। इसका मतलब है कि सदन की कुल संख्या का बहुमत और उपस्थित होकर वोट देने वाले सदस्यों का कम से कम 2/3 बहुमत। 2/3 मतलब 66% के करीब? हाँ, और ये इसलिए रखा गया ताकि कोई भी सरकार सिर्फ अपने संख्या बल के अहंकार में रातों रात नागरिकों के अधिकार न छीन ले। लेकिन एक मिनट, अगर केंद्र सरकार के पास बम्पर मेजॉरिटी हो, प्रचंड बहुमत हो, तब तो वो 2/3 का आंकड़ा भी आसानी से पार कर लेगी ना? ये एक बहुत ही वैलिड पॉइंट है। मतलब ऐसे में तो वो पूरे सिस्टम को ही रीराइट कर सकती है। तो क्या इस अपडेट टूल में कोई ऐसा एडमिन पासवर्ड नहीं है जो राज्यों के अधिकारों को बचा सके? बिल्कुल है, और वही हमारी तीसरी श्रेणी है। अगर कोई संशोधन ऐसा है जो देश के संघीय ढांचे यानी फेडरल स्ट्रक्चर को प्रभावित करता है। संघीय ढांचा मतलब केंद्र और राज्यों के बीच का बैलेंस? हाँ, एग्जैक्टली। शक्तियों का बंटवारा या सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट की ताकत में कोई बदलाव करना हो, तो संसद का 2/3 बहुमत भी काफी नहीं है। अच्छा,
तो फिर और क्या चाहिए? उस स्थिति में संसद से पास होने के बाद उस संशोधन को देश के कम से कम आधे राज्यों की विधानसभाओं से भी पास कराना होता है। ओहो, मतलब राज्यों की भी परमिशन लेनी पड़ेगी? जी, यही वो असली एडमिन पासवर्ड है। ये सुनिश्चित करता है कि दिल्ली में बैठी कोई भी सरकार अकेले पूरे देश का ढांचा न बदल सके। यह सच में एक बहुत ही शानदार संतुलन है। अब जब हम समझ चुके हैं कि अपडेट टूल कैसे काम करता है, तो चलिए इतिहास के पन्नों को पलटते हैं और उन सबसे बड़े सिस्टम अपडेट्स को देखते हैं जिन्होंने देश की दिशा ही बदल दी। बिल्कुल, शुरू करते हैं। सबसे पहला संशोधन तो 1951 में ही आ गया था। ये बात मुझे हमेशा हैरान करती है कि मतलब संविधान 1950 में लागू हुआ और मुश्किल से 15 महीने बाद ही उसमें बदलाव की जरूरत पड़ गई। ऐसा क्या तूफान आ गया था? देखिए, तूफान राजनीतिक नहीं था, बल्कि वो सामाजिक और आर्थिक था। देश नया नया आजाद हुआ था और तत्कालीन सरकार के सामने सबसे बड़ी चुनौती थी जमींदारी प्रथा को खत्म करना। भूमि सुधार लागू करना। हाँ, लैंड रिफॉर्म्स। सरकार जमींदारों से जमीन लेकर गरीबों में बांटना चाहती थी, लेकिन उस समय संपत्ति का अधिकार यानी राइट टू प्रॉपर्टी एक मौलिक अधिकार हुआ करता था। तो में पहुंच गए और अदालतों ने सरकार के भूमि सुधार कानूनों पर रोक लगा दी। तो मतलब एक तरफ सरकार का सामाजिक न्याय का एजेंडा था और दूसरी तरफ संविधान का मौलिक अधिकार। ये तो सीधे तौर पर संसद और न्यायपालिका के बीच की टक्कर हो गई। बिल्कुल, ये पहली बड़ी टक्कर थी। तो इस पहले संशोधन के जरिए सरकार ने इसका क्या तकनीकी समाधान निकाला? इसका समाधान बहुत ही दिलचस्प था। पहले संशोधन के जरिए संविधान में 9वीं अनुसूची यानी 9th शेड्यूल जोड़ी गई। ये 9वीं अनुसूची क्या थी? क्या हम इसे एक तरह का संवैधानिक ब्लैक बॉक्स या सेफ फॉल्ट मान सकते हैं? ब्लैक बॉक्स मतलब एक ऐसा फोल्डर जिसमें अगर सरकार ने कोई कानून डाल दिया तो न्यायपालिका रूपी जो एंटीवायरस है वो उसे स्कैन ही नहीं कर सकता। अरे, आप इसे बिल्कुल एक ब्लैक बॉक्स कह सकते हैं। 9वीं अनुसूची का निर्माण ही इसलिए किया गया था ताकि इसके अंदर डाले गए कानूनों को जुडिशियल रिव्यू या न्यायिक समीक्षा से पूरी तरह बाहर रखा जा सके। ओहो, मतलब कोर्ट उसमें दखल नहीं दे सकता। बिल्कुल। सरकार ने जमींदारी उन्मूलन वाले सारे कानून इस ब्लैक बॉक्स में डाल दिए और अदालतें चाहकर भी उन कानूनों को खारिज नहीं कर पाईं। ये संसद की न्यायपालिका पर पहली बड़ी जीत थी। हाँ, और इसके अलावा इसी पहले संशोधन में अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर भी कुछ उचित प्रतिबंध यानी रीजनेबल रेस्ट्रिक्शंस लगाए गए। फ्रीडम ऑफ स्पीच पर। क्यों? क्योंकि आजादी के तुरंत बाद देश में सांप्रदायिक और अलगाववादी तनाव बहुत ज्यादा था। तो सुरक्षा के लिहाज से ये जरूरी समझा गया। ये समझना बहुत जरूरी है कि जरूरतें कैसे नियम तय करती हैं। इसके बाद अगर हम 1956 के 7वें संशोधन की ओर बढ़ें तो वो भी एक बहुत बड़ा ढांचागत बदलाव था। बिल्कुल, राज्यों का पुनर्गठन। हाँ, राज्यों का भाषाई आधार पर पुनर्गठन किया गया, लेकिन अगर हम उस समय के हालात देखें तो भाषा के नाम पर राज्यों को बांटना एक बहुत बड़ा जुआ नहीं था। मतलब कई नेताओं को तो ये डर था कि इससे देश टूट जाएगा। देखिए, ये डर बहुत वास्तविक था। आजादी के बाद एक राष्ट्र एक भाषा का विचार कुछ समय के लिए हावी था, लेकिन दक्षिण भारत में विशेषकर मद्रास प्रांत में, जहां से अलग होकर आंध्र प्रदेश बना, वहां भाषा को लेकर भारी आंदोलन हुए। हाँ, काफी उग्र प्रदर्शन हुए थे। जी, तो 7वां संशोधन दरअसल इस बात की स्वीकारोक्ति थी कि भारत की ताकत उसकी एकरूपता में नहीं बल्कि उसकी विविधता में है। भाषाई आधार पर राज्यों का पुनर्गठन करके संविधान ने उपराष्ट्रीय पहचान को मान्यता दी। मतलब लोगों की उस लोकल आइडेंटिटी को स्वीकार किया। एग्जैक्टली। ऐतिहासिक रूप से देखा जाए तो इस कदम ने देश को तोड़ने के बजाय लोगों की भाषाई भावनाओं को शांत करके देश को और ज्यादा मजबूती से एकजुट किया। ये तो ही शुरुआती दशकों की बात, लेकिन भारतीय संविधान के इतिहास में जब सत्ता और शक्ति के चरम टकराव की बात आती है तो 1970 का दशक सबसे नाटकीय रहा है। ओहो, 70 का दशक, वो तो पूरा एक अलग ही चैप्टर है। हाँ, और यही एंट्री होती है सबसे कुख्यात और सबसे चर्चित बदलाव की, 1976 का 42वां संशोधन। इसे अक्सर मिनी संविधान कहा जाता है। मिनी कॉन्स्टिट्यूशन। जी, मतलब प्रस्तावना में समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और अखंडता शब्द जोड़ना, ये सब तो ठीक है, लेकिन एक बात खटकती है। ये संशोधन इमरजेंसी के दौरान लाया गया था। बिल्कुल, आपातकाल के समय। और इसी में मौलिक कर्तव्यों यानी फंडामेंटल ड्यूटीज को जोड़ा गया। तो क्या ये नागरिकों को मतलब ये संदेश देने का एक चालाक तरीका नहीं था कि अपने अधिकारों की मांग बंद करो और चुपचाप सरकार के आदेशों का पालन करो? देखिए, ये एक बहुत ही पैनी और विश्लेषणात्मक दृष्टि है।
42वें संशोधन को सिर्फ इसके द्वारा जोड़े गए शब्दों से नहीं समझना चाहिए, बल्कि इसके पीछे की राजनीति और उस समय के सत्ता संघर्ष को देखना होगा। सत्ता संघर्ष किनके बीच? संसद और सुप्रीम कोर्ट के बीच। 1970 के दशक की शुरुआत से ही इस बात पर भयंकर लड़ाई चल रही थी कि सुप्रीम कौन है। 1973 के केशवानंद भारती केस में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि संसद संविधान के मूल ढांचे को नहीं बदल सकती। अच्छा, वो बेसिक स्ट्रक्चर वाली बात। हाँ, तो 42वां संशोधन दरअसल उसी फैसले के खिलाफ एक करारा प्रहार था। आपातकाल के दौरान जब विपक्ष जेल में था, तब इस संशोधन के जरिए संसद को असीमित शक्तियां दे दी गईं। मतलब बिना किसी विरोध के पास करा लिया गया? जी। और जहां तक मौलिक कर्तव्यों की बात है, आपका अंदेशा काफी हद तक सही है। जो राजनीतिक विश्लेषक हैं, वे मानते हैं कि उस समय अधिकारों से ध्यान हटाकर नागरिक कर्तव्यों पर जोर देना राज्य की सत्ता को सर्वोपरि स्थापित करने की एक सोची समझी रणनीति थी। मतलब ये पूरा सिस्टम हाईजैक करने जैसा था। लेकिन लोकतंत्र की खूबी यही है कि वो अपना रास्ता खुद खोज लेता है। इमरजेंसी हटी, सरकार बदली और फिर 1978 में आया 44वां संशोधन। हाँ, जनता पार्टी की सरकार के दौरान। तो अगर 42वां संशोधन सिस्टम को हाईजैक करना था, तो 44वां संशोधन ऐसा लगता है जैसे किसी ने कंप्यूटर पर Ctrl+Z यानी अंडू बटन दबा दिया हो। ये अंडू बटन वाली बात बहुत मशहूर है, लेकिन मैं बताऊंगी कि 44वां संशोधन सिर्फ पुरानी गलतियों को मिटाने तक सीमित नहीं था। अच्छा, और क्या किया इसने? इसने भविष्य के लिए कुछ ऐसे गार्डरेल्स या सुरक्षा कवच बनाए ताकि आगे कोई भी सरकार आसानी से इमरजेंसी का दुरुपयोग ना कर सके। जैसे कि? उदाहरण के लिए इसने ये अनिवार्य कर दिया कि आपातकाल लगाने के लिए कैबिनेट की लिखित सलाह राष्ट्रपति को देनी होगी। सिर्फ प्रधानमंत्री के मौखिक कहने पर ऐसा नहीं हो सकता। मतलब एक आदमी के फैसले से देश बंद नहीं होगा। ये बहुत जरूरी था। और इसी 44वें संशोधन ने एक उस लड़ाई को भी हमेशा के लिए खत्म कर दिया जो 1951 के पहले संशोधन से शुरू हुई थी। आप संपत्ति के अधिकार की बात कर रहे हैं ना? बिल्कुल, संपत्ति का अधिकार। हाँ, 44वें संशोधन ने सबसे बड़ा काम ये किया कि संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकारों की सूची से उठाकर बाहर फेंक दिया। लिटरली बाहर निकाल दिया। जी, उसे सिर्फ एक साधारण कानूनी अधिकार बना दिया गया। इसका असर ये हुआ कि अब सरकार अगर विकास या सार्वजनिक हित के लिए किसी की जमीन का अधिग्रहण करती, तो वो व्यक्ति सीधे सुप्रीम कोर्ट नहीं जा सकता था। तो जो दशकों से संसद और न्यायपालिका के बीच रस्साकशी चल रही थी, वो इस एक कदम से काफी हद तक शांत हो गई। बिल्कुल, वो चैप्टर ही क्लोज हो गया। ये एक बहुत बड़ा शिफ्ट था। तो केंद्र, राज्य और न्यायपालिका के बीच सत्ता के इस बड़े संतुलन को स्थापित करने के बाद 1980 और 90 के दशक में संविधान का फोकस एकदम बदल गया। हाँ, पूरी तरह से। अब फोकस केंद्र से हटकर राजनीतिक स्थिरता और जमीनी लोकतंत्र की तरफ गया। और इसका सबसे बड़ा उदाहरण है 1985 का 52वां संशोधन, जिसके जरिए दल बदल विरोधी कानून लाया गया, एंटी डिफेक्शन लॉ। जी, इसे समझने के लिए मैं एक खेल का उदाहरण लेना चाहूंगा। सोचिए, एक खिलाड़ी टीम ए की जर्सी पहनकर मैदान में उतरता है। जनता टीम ए के नाम पर उसे वोट देकर जिताती है, लेकिन मैच के बीच में ही वो ज्यादा पैसे या मंत्री पद के लालच में टीम बी की जर्सी पहन लेता है। बिल्कुल, बहुत ही बढ़िया उदाहरण है। 1980s के दशक की राजनीति कुछ ऐसी ही थी, है ना? हाँ, एकदम। ये खेल का उदाहरण उस समय की आया राम गया राम वाली राजनीति को बिल्कुल सही तरीके से समझाता है। 1960 के दशक के अंत से लेकर 1980s के दशक तक विधायक और सांसद लगातार पार्टियां बदल रहे थे। हाँ, सरकारें रातों रात गिर जाती थी। जी, सरकारें गिर रही थी, बन रही थी और फिर गिर रही थी। इस भारी राजनीतिक अस्थिरता को रोकने के लिए ही 52वां संशोधन लाया गया। तो इस कानून ने क्या नियम बनाया? इस कानून ने साफ कर दिया कि अगर आप जिस पार्टी के चुनाव चिन्ह पर जीते हैं, अगर आप उस पार्टी को छोड़ते हैं या उसके व्हिप का उल्लंघन करते हैं, तो आपकी सदस्यता रद्द कर दी जाएगी, कि कुर्सी चली जाएगी। लेकिन अगर हम इसे थोड़ा आलोचनात्मक नजरिए से देखें, तो क्या इस कानून ने विधायकों और सांसदों की व्यक्तिगत आजादी नहीं छीन ली? आप सही दिशा में सोच रहे हैं। मतलब क्या वे अब पार्टी हाईकमांड के गुलाम नहीं बन गए?
जो अपनी अंतरात्मा या अपने क्षेत्र के हित के आधार पर वोट नहीं कर सकते, बल्कि वही करेंगे जो पार्टी बॉस कहेगा। देखिए, ये इस कानून का सबसे बड़ा और जटिल विरोधाभास है। एक तरफ इसने सरकारों को गिरने से बचाया और स्थिरता दी, लेकिन दूसरी तरफ आपने बिल्कुल सही कहा, इसने पार्टी के भीतर के आंतरिक लोकतंत्र को कमजोर कर दिया। इंटरनल डेमोक्रेसी खत्म हो गई। हाँ, आज एक सांसद अपनी पार्टी लाइन के खिलाफ जाकर वोट करने से पहले 100 बार सोचता है। यानी स्थिरता तो आई, लेकिन व्यक्तिगत विधायी स्वतंत्रता की कीमत पर। ये एक बहुत ही बारीक बिंदु है। अब राजनीतिक स्थिरता के बाद बात करते हैं उस संशोधन की जिसने लोकतंत्र को असली मायने में जनता के दरवाजे तक पहुंचाया। 1992 में आए 73वें और 74वें संशोधन। ये तो मेरे पसंदीदा संशोधनों में से है। हाँ, ये दोनों क्रमशः पंचायती राज और नगर पालिकाओं से जुड़े हैं। बिल्कुल। अगर हम सत्ता के विकेंद्रीकरण यानी डिसेंट्रलाइजेशन की बात करें, तो 73वें और 74वें संशोधन भारत के इतिहास के सबसे क्रांतिकारी कदम है। ऐसा क्यों? इससे पहले क्या होता था? इससे पहले गांव की पंचायतें राज्य सरकारों की दया पर निर्भर थीं। जब चाहा चुनाव करा लिए, जब चाहा उन्हें भंग कर दिया। उनके पास ना अपना पैसा था, ना कोई असली शक्ति। लेकिन इन संशोधनों ने स्थानीय निकायों को संवैधानिक दर्जा दे दिया। मतलब अब चुनाव कराना किसी मुख्यमंत्री की मर्जी नहीं, बल्कि संविधान की मजबूरी बन गया। एकदम सही। अब हर 5 साल में चुनाव अनिवार्य हो गए। महिलाओं के लिए 1/3 आरक्षण सुनिश्चित किया गया। पिछड़े वर्गों को प्रतिनिधित्व मिला। ये तो बहुत बड़ा शिफ्ट था। जी, सत्ता जो पहले सिर्फ दिल्ली के नॉर्थ ब्लॉक या राज्यों की राजधानियों में सिमटी थी, वो छनकर सीधे गांव के सरपंच और शहर के पार्षद के हाथ में आ गई। और ये जरूरी भी है। एक आम आदमी के लिए संसद से ज्यादा जरूरी ये होता है कि उसके घर के बाहर की नाली कौन साफ कराएगा, या गांव की डिस्पेंसरी में डॉक्टर है या नहीं। बिल्कुल, इन संशोधनों ने उसी जमीनी प्रशासन को ताकत दी। और जब हम जमीनी ताकत की बात करते हैं, तो 2002 का 86वां संशोधन इसी दिशा में एक और बड़ा हथियार लेकर आया, शिक्षा का अधिकार या राइट टू एजुकेशन। हाँ, 86वें संशोधन ने जो किया, वो 73वें और 74वें संशोधनों का ही एक तार्किक विस्तार था। वो कैसे? दोनों कैसे जुड़े? देखिए, आपने पंचायतों के जरिए लोगों को राजनीतिक अधिकार तो दे दिए, लेकिन अगर वो नागरिक अनपढ़ है, तो वो अपने अधिकारों का इस्तेमाल कैसे करेगा? सही बात है, उसे पता ही नहीं होगा कि उसके हक क्या हैं। एग्जैक्टली। 86वें संशोधन ने 6 से 14 वर्ष के हर बच्चे के लिए शिक्षा को एक विशेषाधिकार से हटाकर मौलिक अधिकार बना दिया। आर्टिकल 21A के तहत। जी, अब राज्य की ये जिम्मेदारी बन गई कि वो मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा दे। एक शिक्षित नागरिक ही स्थानीय लोकतंत्र को सही मायने में जवाबदेह बना सकता है। ये बहुत ही खूबसूरत तरीके से आपस में जुड़ा हुआ है। मतलब अगर हम पैटर्न देखें ना, तो 73-74 लोकल सरकार और 86 शिक्षा। पहले केंद्र और राज्य के बीच शक्तियों का बंटवारा हुआ, फिर न्यायपालिका और संसद के बीच संतुलन बना, उसके बाद सत्ता गांवों तक पहुंची, और फिर नागरिकों को शिक्षा का अधिकार मिला। बिल्कुल, एक क्रमिक विकास है। अब हम 21वीं सदी में आ चुके थे। राजनीतिक और सामाजिक आधार तैयार हो चुका था, लेकिन आधुनिक भारत की एक बहुत बड़ी चुनौती अभी बाकी थी। अर्थव्यवस्था। हाँ, इकोनॉमी। और यहां एंट्री होती है 2016 के 101वें संशोधन की, जिसने देश में जीएसटी यानी वस्तु एवं सेवा कर लागू किया। तो मैं सोच रहा था, अगर हम इस 101वें संशोधन के मैकेनिज्म को समझें, तो ये सिर्फ टैक्स के रेट बदलने के बारे में तो नहीं था, है ना? बिल्कुल नहीं। 101वां संशोधन भारत के संघीय ढांचे का अब तक का सबसे बड़ा आर्थिक प्रयोग है। कैसे? देखिए, जीएसटी से पहले क्या होता था, हर राज्य का अपना एक अलग टैक्स सिस्टम था। अगर कोई ट्रक गुजरात से मान लेकर उत्तर प्रदेश जा रहा है, तो उसे हर राज्य की सीमा पर रुककर चुंगी या एंट्री टैक्स देना पड़ता था। अरे हाँ, वो लंबी लंबी ट्रकों की लाइनें बॉर्डर पर। जी, आर्थिक नजरिए से भारत एक देश होने के बावजूद व्यापार के लिए कई छोटे छोटे देशों में बटा हुआ था। तो मतलब 101वें संशोधन ने उन सभी आंतरिक आर्थिक सीमाओं को हमेशा के लिए मिटा दिया। हाँ, इसने पूरे देश को एक सिंगल मार्केट में पिरो दिया। लेकिन इसे संविधान में संशोधन के जरिए ही क्यों करना पड़ा? हाँ, कोई नॉर्मल कानून क्यों नहीं बना दिया? क्योंकि संविधान में टैक्स लगाने की शक्तियां केंद्र और राज्यों के बीच बहुत सख्ती से बांटी गई थीं। जीएसटी लागू करने के लिए
केंद्र और राज्यों दोनों को अपनी अपनी संप्रभु शक्तियों का त्याग करना पड़ा। मतलब दोनों को अपनी अपनी पावर छोड़नी पड़ी। एग्जैक्टली। उन्होंने अपनी अपनी शक्तियां एक जगह मिलाईं, जिसे हम जीएसटी काउंसिल कहते हैं। ये इस बात का बहुत बड़ा सबूत है कि आर्थिक प्रगति के लिए हमारा संघीय ढांचा कितना लचीला हो सकता है। इसे याद रखना भी काफी आसान है। 101 का अंक भारत में वैसे भी शुभ शगुन माना जाता है, और इसी 101वें संशोधन से देश में जीएसटी रूपी एक नया आर्थिक शगुन आया। काफी दिलचस्प तरीका है इसे याद रखने का। हाँ, ट्रिक्स काम आती हैं। और अंत में हम बात करते हैं 2019 के 103वें संशोधन की, जिसके जरिए ईडब्ल्यूएस यानी आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए 10% आरक्षण की व्यवस्था की गई। मैं जानना चाहूंगा कि इस संशोधन का दार्शनिक या वैचारिक महत्व क्या है? इसका वैचारिक महत्व बहुत गहरा है। दशकों से भारतीय संविधान और समाज में पिछड़ेपन को मुख्य रूप से सामाजिक और शैक्षिक आधार पर मापा जाता था। हाँ, जातियों के आधार पर। जी, जो कि सदियों पुरानी जाति व्यवस्था के कारण ऐतिहासिक रूप से आवश्यक भी था। लेकिन 103वां संशोधन इस बात की संवैधानिक स्वीकारोक्ति है कि 21वीं सदी के भारत में गरीबी और आर्थिक अभाव भी पिछड़ेपन का एक बहुत बड़ा कारण है। मतलब सिर्फ समाज नहीं, पैसा भी एक फैक्टर है। बिल्कुल। ये इस बात का सूचक है कि संविधान केवल इतिहास को नहीं देख रहा, बल्कि वो आधुनिक समाज की बदलती आर्थिक सच्चाइयों को भी पहचान रहा है। वो नए वर्गों की चिंताओं को मुख्य धारा में शामिल कर रहा है। क्या बात है। मतलब अगर हम आज की इस पूरी चर्चा का सार निकालें ना, तो ये सिर्फ अनुच्छेदों और तारीखों का कोई पुलिंदा नहीं है। ये एक राष्ट्र की विकास यात्रा है। एकदम सही। 1951 के पहले संशोधन में हमने देखा कि कैसे न्यायपालिका और संसद के बीच जमींदारी उन्मूलन को लेकर पहला बड़ा टकराव हुआ। फिर 7वें संशोधन से भाषा के आधार पर राज्यों को फिर से गढ़ा गया। हाँ, और फिर 70 के दशक का वो दौर। जी, 42वें और 44वें संशोधन के जरिए हमने इमरजेंसी के दौरान सत्ता के चरम केंद्रीकरण और फिर Ctrl+Z के जरिए लोकतांत्रिक सुरक्षाओं कब्जों की वापसी देखी। 52वें संशोधन ने नेताओं को पार्टियां बदलने से रोका, स्थिरता लाने के लिए। एग्जैक्टली। फिर 73वें, 74वें और 86वें संशोधन ने मिलकर सत्ता दिल्ली से निकालकर पंचायतों तक पहुंचाई और शिक्षा को अधिकार बनाया। और आखिर में 101वें और 103वें संशोधन ने 21वीं सदी की आर्थिक जटिलताओं को सुलझाया।